हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द चैनल कॉमर्स विद अरोमा। आई एम अरोमा। आप सब जानते हो और आप सबके एग्जाम्स भी बहुत पास आ गए हैं, ये मैं भी जानती हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद अरोमा। हियर वी आर विद पार्ट नंबर 12 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनकी क्या फीचर्स हैं, क्यों होते हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए किसी भी इकोनॉमी में, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए है सो दैट आपका टाइम कम जाए। ओके, करें सेशन को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। यस मैम, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, चाहे एग्जाम आज हो, कल हो या कभी भी हो, हमेशा विल हैव टू हैव अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। तो अब ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, ऑल्सो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल द माई वे कॉमर्स। सो मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो सो दैट आने वाली अपडेट्स और पीडीएफ आपको यहाँ मिल पाए। एक्सेस डिमांड, नाम सही क्लियर है, एक्सेस यानी ज्यादा। जब आपकी डिमांड आपकी इंडिविजुअली नहीं, इकोनॉमी की जब डिमांड एक्चुअल पोजीशन से ज़्यादा होती है या आपने ज़्यादा प्लान कर रखा है, उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड वाली कैटेगरी। यानी आपकी सप्लाई, अब देखो इकोनॉमिक लेवल पे, मैक्रो लेवल पे हम सारी चीज़ें कहाँ से स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ आपका एडी इक्वल्स टू एएस होता है। ये क्या है मैम, अगर आपको ये चीज़ डिटेल में देखनी है तो इसके पहले वाले सेशंस को ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके, ये वीडियो उन सबके लिए हेल्पफुल है जो अभी सीयूईटी का एग्जाम 1-2 दिन में देने वाले हैं या नेक्स्ट मंथ में देने वाले हैं, एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 12th में है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत ही स्क्रैच और डिटेल में की है। तो हमारी इकॉनमी इक्विलिब्रियम में कब होती है, कौन सा लेवल ऑफ इनकम आपका इक्विलिब्रियम होता है, बेस्ट होता है, जहाँ पे आपकी एडी इक्वल होती है एएस से। एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी आपकी जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है आपके प्लान्ड इनकम के बराबर अगर होगी तब आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम लेवल पे हो। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं हैं या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं लेकिन आपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया है, जैसे आपको पता है ना फुल एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल थ्योरिस्ट कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में अगर एडी इक्वल्स टू एस है यानी बेस्ट पोजीशन पे हो। लेकिन किन्जियन ये कहते हैं कि नहीं, हम तो और सिचुएशंस भी मानते हैं भाई, ओवर फुल एम्प्लॉयड भी या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाले लेवल पे भी हमको इक्विलिब्रियम मिलती है और अंडर अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में भी, अंडर एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में भी हमें इक्विलिब्रियम मिलती है। तो जब आप अंडर वाले लेवल पे काम करते हो और ओवर वाले लेवल पे काम करते हो, यानी फॉर एग्जांपल देखो 100 लोग आपकी इकॉनमी में थे और 100 लोगों को आपने अच्छे से काम दे दिया, जो कि एबल थे, विलिंग टू काम करने के लिए थे, जो काम करना चाहते थे, उनको आपने नौकरी दे दी, सब अच्छे से इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सबको जनरेट हो रही है, वो तो एडी इक्वल्स टू एएस के साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला इक्विलिब्रियम है। लेकिन किन्जियन ने बोला कि 2 और कंडीशंस भी पॉसिबल हैं, यानी जब आप अपनी इकोनॉमी में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हो, उतनी उससे ज़्यादा इनकम जनरेट करते हो। यानी आप ये सीन समझ पा रहे हो कि भाई जब इकोनॉमी में 100 लोग हैं तो आप 150 को, मैंने एग्जाम्पल लास्ट क्लास में दिया था, बट ज़रा आप सोचो जब इकोनॉमी में ही 100 लोग हैं तो 150 लोग को कहाँ से एम्प्लॉय करोगे, 150 यूनिट कहाँ से आउटपुट बनाओगे जब आपकी रिसोर्सेज ही इतनी हैं। तो इस वाली कंडीशन को ही हम एक्सेस डिमांड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लान बहुत ज़्यादा कर लिया है कि हमें डिमांड करनी है, बट उतने तो रिसोर्सेज ही नहीं है, यानी आपकी सप्लाई कम हो गई और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। इस वजह से ये वाली कंडीशन एक्सेस डिमांड की होती है। सेकेंड वाली बात करें, अगर अंडर यानी कम, डीई देखो नाम में ही लिखा है डीई, जहाँ पे डीई होता है उसका मतलब किसी चीज़ की कमी, लेस। डेफिशिएंट डिमांड यानी आपने डिमांड कम करी है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये आपके कर्व्स होते हैं, ये आपके कर्व्स होते हैं, है ना, ये होता है कौन सा, एडी अप्रोच, एडी आपका, और ये होता है एएस, क्योंकि आपको पता है एएस ही 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये जो लेवल है आपका, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ये लेवल अगर इक्विलिब्रियम यहाँ मिल रहा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। लेकिन फॉर एग्जांपल हो सकता है आपकी इकोनॉमी में 100 लोग हैं, एग्जांपल है, और आपने 100 को नहीं सिर्फ 50 को ही एम्प्लॉयमेंट दी है, 50 ही मतलब रिसोर्सेज का प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं किया है, थोड़ा सा कम यूटिलाइजेशन किया है, तो उस वाली कैटेगरी में क्या होता है, आपकी जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो थोड़ी नीचे हो जाती है। ठीक है, यानी आपने फुल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन नहीं की है, अंडर यूटिलाइज्ड हो आप, यानी आपने अपने प्लान्ड डिमांड को अकॉर्डिंगली वर्क नहीं किया है उस पर। इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम कहते हैं क्या, डेफिशिएंट डिमांड। ये तो हो गया ओवरव्यू, आइए ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे आपका एडी इक्वल होता है एएस के, एडी सी प्लस आई होता है, एएस क्या होता है सी प्लस एस। लेकिन किन्स के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था कि जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम लेवल सिर्फ आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो, यानी फॉर एक्सेस और फॉल शॉर्ट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या नीचे दोनों जगह ही आपकी इक्विलिब्रियम हो सकती है। अब कौन सी कंडीशन है एक्सेस डिमांड और एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड की, वो चीज़ देखते हैं। देखो एक्सेस डिमांड कैसी सिचुएशन है, जहाँ पे
एक सेकेंड, हाँ, जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जहां आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी आपने डिमांड ज्यादा कर रखी है। क्या हो जा रहा है इसे, हाँ जी भाई, ठीक हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्सेस डिमांड कैसी कैटेगरी है, कौन सी सिचुएशन जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन दी इकोनॉमी। यानी यहाँ पे आप ये अज्यूम करके चलते हो कि ये देखो आपकी फुल इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, जहाँ पे आपने अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आई होप आपको अब याद है और सारी चीजें क्लियर है। और ये देखो आपकी एडी कर्व ऊपर जा रही है और आपकी एएस सिर्फ इतनी ही है, लिमिटेड है, यानी आपकी एडी कर्व ज्यादा हो गई। एक्सेस मतलब आपने जो डिमांड करी है या जो प्लान किया है एक्सपेंडिचर करने का वो ज्यादा है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई। ये जो गैप क्रिएट हुआ, ये जो अननेसेसरी गैप क्रिएट हुआ, क्यों? क्योंकि जब आप जाहिर सी बात है किसी चीज की डिमांड नहीं फुलफिल कर पाते हो मार्केट में, अगर खूब सारी डिमांड है किसी चीज की और उसकी सप्लाई नहीं मिल पाती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज महंगी हो जाती है। अगर आपको अनियंस खूब सारे मिलते हैं तो वो नॉर्मल रेंज में आपको मिल जाता है, लेकिन अगर ऑनियंस की सप्लाई कम हो जाती है तो क्या आपकी प्राइसेस बढ़ जाती है अनियन की? यस। इसी वजह से ये इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। जितना ज्यादा गैप उतनी ज्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब उतनी चीजें महंगी होती जाती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेस है एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर का ओवर द वैल्यू ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। एक्सेस डिमांड किसको राइज करता है? देखो बस सीधी सी बात है, बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है और आपकी सप्लाई कम है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और उतनी चीजें आप सप्लाई नहीं कर पाते, शॉर्टेज है किसी चीज की, तो ऑटोमेटिकली वो चीज महंगी हो जाती है। और जब चीजें महंगी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। तो ये जो गैप आया उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप। वो गैप जो कि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड से एक्सीड करता है एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर है आपको? ये चीज क्लियर हो गई ना? इसे इन्फ्लेशनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वजह से प्राइसेस देखो इंक्रीज हो जाती हैं। ये डायग्राम के थ्रू आप चाहो तो समझ सकते हो, लेकिन मेन अभी हमारा कम टाइम है तो हम थियोरीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर? अब रीजंस क्या है, क्या क्या रीजंस हैं, क्यों ये चीजें होती हैं? देखो, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पढ़ा है कि जब लोगों की टेंडेंसी कंज्यूम करने की ज्यादा हो जाती है, वो लोग ज्यादा प्लान करते हैं कि हम ज्यादा खर्च करेंगे, हमें ज्यादा कंज्यूम करना है गुड्स एंड सर्विसेज, हम ज्यादा खर्चे करने के लिए तैयार हैं। तो उससे क्या है, आपने ज्यादा प्लान कर लिया कि आप खर्च करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी एडी राइज कर जाएगी। सप्लाई तो उतनी थी, हमने ये तो नहीं बोला कि हमारी सप्लाई में हम प्लान कर रहे हैं कि इंक्रीज करेंगे। प्रोड्यूसर ने ये तो नहीं बोला मेरी इच्छा बढ़ गई है प्रोडक्शन करने की, नहीं। लेकिन आपने ये सोच लिया, हम जैसे हाउस होल्ड या हम इन्वेस्टर्स ने, प्राइवेट फर्म्स ने, कि हम ज्यादा खर्च करेंगे, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इससे क्या है, आपकी प्रोपेंसिटी इंक्रीज हो गई, टेंडेंसी बढ़ गई। इस वजह से हो सकता है कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन आ जाए। एक्सेस डिमांड मतलब एडी ज्यादा हो जाए आपकी एग्रीगेट सप्लाई से। ये इस वजह से भी हो सकता है, या तो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाए या तो प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी कम हो जाए। प्रोपेंसिटी टू सेव यानी सेविंग करने की जो इच्छा है, जो प्लान कर रहे हो आप, वो भी अगर कम कर दोगे तो जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपए इनकम है और कंज्यूम करने का ज्यादा सोच रहे हो तो ऑटोमेटिकली सेव कम किया होगा। सेव कम किया यानी खर्च ज्यादा करने का सोच रहे हो, खर्च ज्यादा करने का सोचोगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशनरी गैप आएगा और आपकी एक्सेस डिमांड वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। रिडक्शन इन टैक्सेस, मैम ये कैसे? अब जब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुमसे हम 10 रुपए टैक्स की जगह आप सिर्फ 5 रुपए टैक्स लेंगे, तो वो 5 रुपए एक्स्ट्रा आपके डिस्पोजेबल इनकम में बन पार्ट हो गया, यानी अब आपके पास ज्यादा पैसे बचेंगे कंज्यूम करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली खर्च करोगे, जिस वजह से एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अपनी इंक्रीज कर दी। गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हारे भले के लिए खूब सारा खर्चा करेंगे, टेंशन ना लो, तुम आराम से एक्सपेंडिचर अपनी करो, प्लान करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से भी आपकी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है ना, गवर्नमेंट जब कोई खर्चा करती है तो आपके वेलफेयर के लिए करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेगी या सारी चीजें करेगी, तो इस वजह से आपके पास खर्च करने के ऑप्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप ज्यादा प्लान करते हो खर्च करने का। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट में आपने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि हम भाई ज्यादा इंक्रीज करेंगे, ज्यादा करेंगे इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा कब करते हो आप? या तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने लगे, आपको इकोनॉमी में अगर ज्यादा रिटर्न्स मिलने लगे तो सब इन्वेस्टमेंट करेंगे, सब प्लान करेंगे हमें खूब सारा इन्वेस्टमेंट करना है। और आपको पता है एडी का मतलब C+I, तो अगर या तो कंजम्पशन बढ़ी या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एडी भी इंक्रीज होगी, है ना? एडी भी इंक्रीज होगी, जिस वजह से आपकी क्या हो जाएगी? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट आप कब इंक्रीज करोगे? या तो आपको खूब सारा रिटर्न मिलने लगे, या तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का जो खर्चा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कम हो जाए कि भाई हमें तुमसे पैसे लेके इन्वेस्ट करने थे, तुम हमें सस्ते में पैसे दे रहे हो, तो भाई दे दो, खूब सारा पैसा दे दो, हम खूब सारा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी रीजन है एक्सेस डिमांड की। फॉल इन इम्पोर्ट्स, हमने ये देखा
कि अब भाई मेरी इकोनॉमी की चीज़ें खूब सस्ती हैं, बाहर से क्यों मंगाएं हम। तो बाहर से जब आपने मंगाना छोड़ दिया यानी ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में खर्च बढ़ा दिया, इकोनॉमी में ज़्यादा एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिए और कंजम्पशन इंक्रीज करने का सोच रहे हो। ये सारी चीज़ें प्लान्ड हैं, याद रखना, एग्जांटे वेरिएबल्स हैं। ओके, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेस इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइसेस, यानी आपको अपनी इकोनॉमी की चीज़ें सस्ती लगने लगी और बाहर की चीज़ें महंगी, तो इकोनॉमी की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई। राइज इन एक्सपोर्ट्स, अब भाई आपकी इंपोर्ट कम हो गई और अब इतनी ज़्यादा आपकी डिमांड है और बाहर भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इकोनॉमी के लोगों को तो बेच ही रहे हो, बाहर भी आप खूब सारा सामान, गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि आपकी इकोनॉमी की चीज़ सस्ती है, जिस वजह से आपकी इकोनॉमी की जो डिमांड थी, जो एक्सपेंडिचर थी, वो इंक्रीज हो गई। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपका एग्रीगेट डिमांड ही होता है। तो आपने ज़्यादा आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड लोगों ने किया है, डोमेस्टिक आपकी जो गुड्स है उसको, दैट मीन्स आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आएगी। लास्ट पॉइंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है आपको पता है, कई बार गवर्नमेंट कहती है कि भाई सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करें। तो फिर ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए कौन आता है? आपका सुपरमैन बन के आरबीआई। आरबीआई कहता है टेंशन क्यों लेते हो, हम आपके लिए करेंसीज बना देंगे। तो ये जो करेंसीज गवर्नमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई बनाती है या प्रिंट करती है, उसी को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो नाम से क्लियर है, डेफिसिट यानी कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट है प्रॉब्लम में, जहाँ पे उसकी खर्च खूब ज़्यादा है और उसकी जो रेवेन्यू है कम हो गई है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नमेंट को बचाने के लिए सुपरमैन बन के जाती है आरबीआई और कहती है हम आपके लिए नोट छाप देंगे, नोट इंक्रीज कर देंगे। तो जब आपने इकोनॉमी में नोट इंक्रीज किया यानी करेंसी इशू की, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इकोनॉमी की बढ़ी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो ज्यादा डिमांड करने का सोचेंगे, ज्यादा डिमांड करने का सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आ जाएगी। एम आई क्लियर? वेरी गुड। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आप हमेशा हमेशा जो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम आती है ना, वो उनके 4 कंपोनेंट्स जो आपने पढ़े थे, कैसे पढ़े थे? AD इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस गवर्नमेंट की खर्चे प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। याद है हमने ये चीज़ 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे। अगर 2 सेक्टर मॉडल की हम बात ना करें तो इनमें से किसी में भी कुछ इंक्रीमेंट आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सेस डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। अब ये जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपको क्या लगता है? देखो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, इन रिडक्शन इन टैक्सेस यानी कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खर्चे यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लास्ट वाला पॉइंट, और डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट यानी इन 4 कंपोनेंट्स में आपने कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज किया। सिंपली अगर इंक्रीज होता है तो एक्सेस डिमांड इंक्रीज होगा और इसका जस्ट उल्टा होता है डेफिशिएंट डिमांड। अब आपको बेहतर क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, एक्सेस डिमांड करने की वजह से होता क्या है? देखो, एक्सेस डिमांड हमेशा एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आपने डिमांड ज़्यादा करने का सोच लिया और सप्लाई ही उतनी नहीं है, यानी आपकी इकोनॉमी का बैकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस डिमांड से होता क्या है? देखो, इफेक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ऑन जनरल प्राइसेस। आपकी आउटपुट में कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ा ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी एडी राइज हो रही है, एएस राइज हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो। आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हो। 100 लोग अगर आपकी इकोनॉमी में थे, 100 लोगों को काम पे बिठा रखा है। अब कहाँ से 111वां बंदा लाओगे या 101वां बंदा कहाँ से लाओगे? नहीं ला सकते ना। आपने ऑलरेडी अपनी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है। आपके पास रिसोर्सेज अब नहीं है तो आपकी आउटपुट में कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा। ध्यान से ये बातें याद रखना, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपकी सप्लाई आप बढ़ा ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट में क्या सीन है? आपकी इकोनॉमी में जब आउटपुट इंक्रीज आप नहीं कर सकते और आउटपुट अगर इंक्रीज नहीं होगी और आपके इकोनॉमी में 100 लोग थे और 100 को नौकरी दे रखी है, तो कहाँ से और लोगों को एम्प्लॉय करोगे? क्या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी? कोई भी एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज नहीं होगी। सिंपल सी बात है, आपके जितने रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है तो कोई एडिशनल रिसोर्सेज नहीं ला सकते। एडिशनल रिसोर्सेज नहीं ला सकते, दैट मीन्स उसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आपकी इन सब वजह से आपकी डिमांड तो वैसे भी ज़्यादा है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी आपके जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली हमें चीज़ों को महंगा देखना पड़ेगा, महंगा करना पड़ेगा, क्योंकि हम सप्लाई कर ही नहीं सकते। अब हमारे पास सिर्फ 10 मैगी है, मार्केट में 100 लोगों को मैगी चाहिए, तो क्या करेंगे? हम मैगी को 1000 रुपये में बेचेंगे। भाई जिसके पास 1000 है, मैगी के लिए तैयार है देने के लिए, दे दो। तो इसी वजह से आपकी जो जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज होती है, यानी एक्सेस डिमांड की कंडीशन में ना आउटपुट बढ़ेगा ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बढ़ने वाला, लेकिन आपकी प्राइजेस महंगी हो जाती हैं। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर?
अब बात आती है डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड देखो डीई यानी रिडक्शन। डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। भाई प्रोड्यूसर तो आपको सप्लाई कर रहा है, प्रोड्यूसर तो आपको खूब सारा सप्लाई कर रहा है, लेकिन आपने प्लान ही नहीं किया कि आप कोई सामान खरीदने वाले हो, तो ये भी तो गलत बात है। अब प्रोड्यूसर ने खूब सारा सामान बना के रखा है आपके लिए और आप खरीदने नहीं जाते हो, उसकी इनकम होगी नहीं, आपने कंज्यूम कुछ किया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। उसका सामान बिका नहीं, उसके पास पैसे आए नहीं, आपके पास इनकम जनरेट हुई भी तो आपने सेव कर लिया, तो इधर उधर पैसे चैनलाइज कहाँ हुए। यानी डेफिशिएंट डिमांड भी बहुत खराब सिचुएशन है और इसी वजह से आ जाता है डिफ्लेशन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सप्लाई अब ज़्यादा हो गई है, ठीक है, अब 10 मैगी नहीं है, अब आपके पास 1000 मैगियाँ हैं और मैगी खरीदने वाले ना, मैगी खरीदने का जो सोच रहे हैं वो सिर्फ 10 लोग हैं, फिर आप क्या करोगे। आपके पास खूब सारा स्टॉक बचा है, आप बोलोगे सुनो सुनो भाई सुनो, तुम्हें मैगी नहीं लेनी, कोई बात नहीं, तुम फ्री में ले जाओ, ले जाओ भाई ले जाओ, बस ले तो जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी सप्लाई ज़्यादा थी लेकिन डिमांड करने वाले लोग नहीं थे। इसी कंडीशन को कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। यानी आपने एक चीज़ नोटिस की, जब डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, खूब सारा महंगा हो गया मैगी, लेकिन अभी डिमांड नहीं है लेकिन आपके पास सप्लाई खूब थी, तो आपने फ्री में देने के लिए भी बोल दिया चलो हम दे देंगे, या 1 रुपये दे दो तुम हमसे मैगी ले जाओ, 4 मैगी ले जाओ। यानी महंगाई जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई, सस्ते में बेचना पड़ा, और यही चीज जो सस्ता हो गया यानी आपकी जो इकोनॉमी की जो प्राइस लेवल थी वो कम हो गई, उसी को हम कहते हैं डिफ्लेशन। यानी डेफिशिएंट डिमांड की वजह से हो जाता है डिफ्लेशन, आपकी जो चीजें हैं वो थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड अराइजेस व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यानी आपकी एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इट गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप। अब ये डिफ्लेशनरी गैप आता क्यों है? क्योंकि देखो ये तो आपका इक्विलिब्रियम लेवल था ई, लेकिन आपने ना रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं करी, आपने अपनी रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं करी, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे आपने अटेन किया है। यानी एडी आपकी एएस इक्वल तो होती है, बात सही है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड लेवल पे है। अंडर एम्प्लॉयड यानी आपने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया है। लेकिन अब हम बात करें फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो फुल एम्प्लॉयमेंट में जब आपकी एडी कम है और एएस ज्यादा है, तो वो कौन सी कंडीशन है? डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है। और इससे क्या जनरेट होता है? अब ये जो गैप आया इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। यानी इतना आपने सोचा था खर्च करोगे, लेकिन एक्चुअल में खर्च कितना हुआ, या एक्चुअल में देखो दोनों ही बात प्लान की है। एक्चुअल वर्ड को यहाँ पे गलत तरीके से मत समझना। एक्चुअली आपने ये प्लान करके सोचा था कि भाई इतना तो होना है, लेकिन जब आपने देखा कि लोगों ने कितना प्लान किया है तो वो उससे कम आया। ठीक है, कम एक्सपेंडिचर लोग खर्च करने के लिए रेडी थे, जिस वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। क्लियर है? वेरी गुड, इसको क्लीन कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन होता है? एट अ लेवल लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये बात आपको क्लियर हो गई? जब डेफिशिएंट डिमांड वाली कैटेगरी होती है तो आप इक्विलिब्रियम कहाँ आइडेंटिफाई करते हो? लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी देख रहे हो आप, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ था, लेकिन उससे नीचे के लेवल पे आपने इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए। यानी आप ये कह सकते हो कि डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन में पहले तो क्या होता है? डिफ्लेशन होता है। डी से डिफ्लेशन, डी से डेफिशिएंट डिमांड। और इस लेवल पे क्या हमने रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज किए हैं? नो, फुल्ली यूटिलाइज नहीं किए हैं, यानी अंडर एम्प्लॉयड वाली कंडीशन में हैं हम। अंडर एम्प्लॉयड वाली कंडीशन में है, जहाँ पे हमने अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से नहीं यूटिलाइज किया है। अगर इकोनॉमी में 100 लोग थे तो 100 लोगों को नहीं नौकरी मिली है, सिर्फ 50 ही लोगों को मिली है, यानी आपने अपने रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है। एम आई क्लियर? अब इसके क्या क्या रीजंस हैं? देखो, जस्ट अपोजिट है, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब सबने ये सोचा कि भाई हमें कंज्यूम नहीं करना, अब हमें कंज्यूम नहीं करना, अब हम तो चाहेंगे कि हम खूब सारा पैसा सेव करें। आपने पैसा सेव किया, आपने खर्च ही नहीं किया, यानी आपने डिमांड की ही नहीं, तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में चले जाओगे। इंक्रीज इन टैक्सेस, सरकार ने आपसे खूब सारे टैक्सेस मांग लिए, अब टैक्सेस आपसे ज्यादा चार्ज कर लिए, तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम थी, जो पैसा आपके लिए बचा था खर्च करने का, वो कम हो गया। तो आपने बोला भाई रहने दो, खुद ही इतने टैक्सेस पे कर दिए, कम पैसे सेव ही कर लेते हैं, खर्च कम करेंगे, मेरे पास इनकम ज्यादा नहीं बची। या गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर दी। अब देखो, गवर्नमेंट जब अपनी एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देती है ना, तो उससे रिड्यूस हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज।
पब्लिक जब जो गवर्नमेंट है ना, जब अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है तो इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही जब खर्च नहीं करेगी अच्छे से तो वाई विल वी डू एनीथिंग, है ना। तो गवर्नमेंट जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करती है तो लोग डिमांड करने का सोचते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ही अपने एक्सपेंडिचर कम कर दिए और उसने कुछ भी इनोवेट नहीं किया है तो भी आपकी इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाती है। वही सारे अपोजिट पॉइंट्स हैं। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपने ये सोचा कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का खर्चा बड़ा ज्यादा आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 12% पे करना पड़ता है और जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो तो मिल ही नहीं रहा है कुछ। जब आपको रिटर्न मिलेगा नहीं, आप इन्वेस्ट करोगे नहीं तो इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। डिमांड इंक्रीज नहीं होगी तो क्या होगा? आपकी डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन में आप आ जाओगे। इंपोर्ट्स आपके बढ़ गए, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि भाई मेरे इकोनॉमी की चीजें अच्छी नहीं है, बाहर वाली अच्छी है, बाहर तो सस्ते में मिल जाता है, यहाँ से क्यों मंगाएं। यानी अपनी इकोनॉमी की डिमांड गिर जाएगी और बाहर की चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, जिस वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगी। बाहर से आप सामान मंगा रहे हो और यहाँ के सामान को आप बाहर नहीं बेच रहे हो, तो ये क्या है? ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी इकोनॉमी के गुड्स की डिमांड नहीं है, ठीक है। बाहर वाले भी आपकी डिमांड, आपके गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद रहे हैं और आपकी इकोनॉमी के लोग भी नहीं खरीद रहे हैं। दैट मीन्स आपकी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी और कम डिमांड को क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा यही है कि इफेक्ट ऑन आउटपुट की बात करें, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री स्टॉक। बात आप समझ रहे हो? हमने 1000 मैगीज बनाई थी और किसी ने खरीदा ही नहीं, या कह लो हमने ये सोचा था 1000 मैगी बनाई है तो कम से कम 500 लोग तो खरीदेंगे, या 1000 लोग ही चलो ले लो, 1000 लोग खरीदेंगे, ठीक है। 1000 मैगी बनाई पर यूनिट 1000 लोग मैगी खरीदेंगे, लेकिन 1000 लोगों ने नहीं खरीदा, 500 लोगों ने खरीदा। यानी आपने सिर्फ 500 मैगी बेची और 500 मैगी आपके पास बच गई, तो क्या ये इससे आपका स्टॉक इंक्रीज होगा? बिल्कुल, आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आपकी इन्वेंट्री और आपकी स्टॉक इंक्रीज हो जाएगी डेफिशिएंट डिमांड के केस में। लेकिन अगर हम उसकी बात करें एक्सेस डिमांड की, तो क्या वहाँ पे आउटपुट में कोई चेंज आया था? नो मैम, मैंने सुन लिया, आप सबने नो मैम बोला है, ठीक है। इट विल फोर्स द फर्म्स टू प्लान फॉर लेसर प्रोडक्शन। अब भैया आपकी स्टॉक में खूब सारी मैगी बनी है, पड़ी हुई है, तो आप क्यों मैगी और प्रोड्यूस करोगे, क्यों मैगी और बनाओगे? यानी प्रोडक्शन इकोनॉमी की कम हो जाएगी। जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो रही है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही हैं, तो आपकी जीडीपी फॉल करने लगेगी, यानी ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। प्लान्ड आउटपुट आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है? डेफिशिएंट डिमांड की वजह से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशंस आएगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने वैसे ही लोगों को, देखो सीन ये है ना कि आपने अच्छे से रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन जितनों को यूटिलाइज किया उससे भी आप अच्छी एग्रीगेट डिमांड नहीं देख पा रहे हो, अच्छी प्लान्ड एक्सपेंडिचर आपके पास नहीं आ रही है। दैट मीन्स आप कहते हो भाई छोड़ो, तुम जाओ, छोड़ दो यार नौकरी, रहने दो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रोडक्शन ही कम करने वाले हैं। अब प्रोडक्शन कम करने वाले हैं तो लोगों को बैठा के क्या करेंगे? यानी आपकी एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है यानी इनवॉलेंट्री या अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। दोनों वर्ड्स में ध्यान रखना। एम्प्लॉयमेंट आपकी रोजगार, जो रोजगार का लेवल है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है ना? बेसिक सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है आपको पता है? वो अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे आपकी इच्छा तो है काम करने की और आप एबल्ड भी हो, लेकिन आपको वर्क नहीं मिलता, ठीक है। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, अब भाई प्रोडक्शन हम कर नहीं रहे हैं, सामान हमारा बिक नहीं रहा है, मेरे स्टॉक में बढ़ रहा है, हम कहते हैं जाओ भाई सस्ते में ले जाओ, यानी आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है वो फॉल करेगी। तो आपको ये चीज नोटिस हुई होगी कि डेफिशिएंट डिमांड के केस में तीनों ही चीजों में चेंजेस आ रहा है, लेकिन एक्सेस डिमांड में तीनों में चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ आपकी प्राइजेस इंक्रीज हो रही है। ये एक छोटा सा डिफरेंस, यू कैन हैव अ लुक, आप इसे रीड कर सकते हो घर जाके, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं। मैम लास्ट टॉपिक, ये चीज देखो मैंने आपको पढ़ा रखी है, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है बैंकिंग वाले चैप्टर में, तो जिसने नहीं देखा मेक श्योर कि गो एंड हैव अ वॉच। अब किस तरह से ये एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाए? देखो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, लेकिन हम आप यहाँ पे कुछ लिमिटेड बातों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे दो बात आप समझ लो, एक होता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल और छोड़ दो, डेफिसिट छोड़ो, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज, पी यानी पॉलिसीज, ठीक है। ये वर्ड आपने कई बार सुने होंगे। तो पूरी इकोनॉमी में ना दो तरीके हैं, दो लोग हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक फिजिकल पॉलिसीज के थ्रू आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, एक मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू। फिजिकल पॉलिसीज किसकी होती है आपको पता है? गवर्नमेंट की,
यानी जब गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर, अपना जो भी खर्चा उन्होंने सोचा था करने वाले हैं, जो भी उनकी रेवेन्यू है, उसमें कोई चेंजेस लाती है या कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है, वो सारी चीज़ें फिजिकल पॉलिसीज का पार्ट होती है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी पॉलिसीज बनाती हैं। लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करें तो ये कौन है? आपकी सेंट्रल बैंक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो ये सेंट्रल बैंक है, ध्यान रखना। यानी मॉनेटरी पॉलिसीज किससे रिलेटेड है? सेंट्रल बैंक से, यानी RBI से। तो जब आपको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसको अगर आप RBI के थ्रू सॉल्व कराना चाहते हो तो वो कौन सी पॉलिसीज होंगी? मॉनेटरी पॉलिसीज। लेकिन गवर्नमेंट जब अपने खर्चे या अपने रेवेन्यू, अपनी इनकम में कोई चेंजेस ला के इकोनॉमी की एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, वो कौन से मेजर्स होते हैं? फिजिकल मेजर्स, FISCAL। ये वाला फिजिकल मत लिख के आना बच्चों, ये फिजिकल अलग होता है और ये फिजिकल अलग होता है, ठीक है? क्या मैम आप मजाक करते हो? इतनी छोटी गलती हमसे नहीं होगी, मुझसे होती थी, इसीलिए मैंने बताया, ठीक है? चलो, सबसे पहले गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कौन सी होगी, कौन सी पॉलिसी होगी? फिजिकल पॉलिसी होगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बात कर रहा है, RBI की नहीं, ठीक है? तो जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में कुछ चेंजेस आते हैं, या तो हो सकता है वो अपनी एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो वो कौन सी पॉलिसी होती है? फिजिकल पॉलिसी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट के खर्चे, तो जब गवर्नमेंट अपने खर्चे में कोई चेंज लाएगी तो फिजिकल पॉलिसी तो डेफिनेटली है, लेकिन इसको हम और भी क्या कह सकते हैं? एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। खूब सारा पैसा गवर्नमेंट स्पेंड करती है रोड्स बनाने में, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, रेलवेज, डैम्स बनाने में। तो ये जो एक्सपेंडिचर में अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो आपकी इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें डायरेक्टली हेल्प होता है और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है आपकी एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दूसरा तरीका है चेंजेस इन टैक्सेस। देखो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग तो ये क्या हो गया? गवर्नमेंट का खर्चा, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ पैसे भी रिसीव होते हैं, और जो पैसे रिसीव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्स वाले बता दो, रिसिप्ट्स। यानी जो पैसा आपको रिसीव हुआ, व्हाट वी से इज रिसिप्ट्स। तो टैक्सेस क्या है? टैक्सेस एक फॉर्म ऑफ रेवेन्यू है, एक रिसिप्ट है जो गवर्नमेंट को मिलती है। तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स यानी रेवेन्यू कलेक्शन में जब आप कोई चेंजेस करते हो तो वो भी एक तरीका है इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, टैक्स रेट में कुछ आप कुछ भी चेंज ला रहे हो, तो वो कौन सी पॉलिसी होगी? फिजिकल या मॉनेटरी? जल्दी से बोलो एक बार और। फिजिकल पॉलिसी, डेफिनेटली फिजिकल पॉलिसी है, क्योंकि टैक्सेस क्या है? आपकी रेवेन्यू है। तो जब रेवेन्यू, फिजिकल पॉलिसी के जब रेवेन्यू पार्ट में आप कोई चेंज लाते हो तो उसको हम रेवेन्यू पॉलिसी कहते हैं गवर्नमेंट की। बहुत सारे चेंजेस वो इंट्रोड्यूस करती हैं अकॉर्डिंगली। जब एक्सेस डिमांड है तो उसके लिए सॉल्यूशंस, डेफिशिएंट डिमांड है तो उसके लिए सॉल्यूशंस। फिर देखो मनी सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मनी सप्लाई, जब इकोनॉमी में ज़्यादा सप्लाई होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी, जिससे आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ, जब हमें मनी सप्लाई कम करनी है इकोनॉमी में, हम ये चाहते हैं कि भाई लोग डिमांड कम करें, तो उनके हाथ से पैसा छीनना पड़ेगा। पैसा छीनने के लिए हमें मनी सप्लाई कम करना पड़ेगा, और मनी सप्लाई कम करने के कौन कौन से तरीके हैं वो हमने RBI के कंट्रोल मेजर्स में पढ़ा है। कौन से मेजर्स? क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड है? मनी सप्लाई का इंक्रीज या डिक्रीज करना। क्रेडिट अवेलेबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज होना, या अवेलेबल होना या नहीं होना किसके हाथ में है? RBI के हाथ में है, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। ये कौन अडॉप्ट करता है? आपका सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है। दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कौन से हैं? जो आपको क्वांटिटी फिक्स करने को बोलते हैं कि इतनी क्वांटिटी ऐसे ऐसे, या सिंपली कह लो जो मॉनेटरी टर्म्स वाले होते हैं समझने के लिए। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, ये सारे आपने पढ़े हैं। क्वालिटेटिव वाले कौन से हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मोरल सुएशंस, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है? अब ये सब सारी चीजें छोड़ो, इधर आ जाओ मेरे पास। हाँ, एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसको जब आप सॉल्व करना चाहते हो, एक्सेस डिमांड नाम से ही क्लियर है, मैम हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा करने का हमने प्लान कर रखा है, लेकिन उतनी प्लानिंग ये नहीं की थी कि उतना इनकम हमें होगा या उतनी हम सप्लाई जनरेट करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? पहले बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी की। गर्ल्स चलो पिंक कलर आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ये बोलेगी कि भाई अपने खर्चे हम कम कर देंगे। हम जब अपने खर्चे कम कर देंगे, यानी गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम करी, अब वो रोड्स, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें वो नहीं बनाएगी। जब वो चीज़ें नहीं बनाएंगी ना, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। कैसे होगी? नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल्ड में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि जब इकोनॉमी, या आप
यूजुअली देखो यही होता है ना, गवर्नमेंट जब अच्छे रोड्स बिल्डिंग्स डैम्स नहीं बनाएगी तो हम भी कुछ करते हैं क्या, कुछ खरीदते हैं क्या? नहीं। क्या हम सड़कों पे घूमने निकलेंगे? क्या हम नेशनल हाईवेज जाएंगे? क्या हम ट्रैवलिंग करेंगे अगर आपकी सड़क ना बनी रहे तो? क्या यहाँ तक गोवा जाने का प्लान करोगे आप? नहीं। बोलोगे क्यों जाए भाई, हम रोड ही अच्छी नहीं है, नहीं जाना। यानी आपकी एक्सपेंडिचर भी कम हो गई, क्योंकि आप जब जाते हो कहीं ट्रैवल करने ऑब्वियसली आपके भी खर्चे होते हैं। यानी जब गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर कम करती है, ये एक छोटा सा लेमैन एग्जाम्पल था जिससे आप याद रख सकते हो। तो जब गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कम कर दिए, दैट मीन्स उन्होंने अपनी रेवेन्यू पे फोकस किया है और अपने खर्चे कम कर दिए। जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट ही अपनी खर्चे कम कर देगी तो ऑटोमेटिकली आपका एग्रीगेट डिमांड है, जो लोगों की डिमांड है ना इकोनॉमी में, वो भी कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका एडी इक्वल हो जाएगा एएस के। क्लियर है? इन्फ्लेशन कम हो जाना चाहिए। एक्सेस डिमांड को कम करना है ना, यानी इन्फ्लेशन को कम करना है, तो हम गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम कर सकते हैं या तो टैक्सेस इंक्रीज कर दें। अब जब हम टैक्सेस इंक्रीज करते हैं, यानी एक सेकेंड, हाँ जी हो गई स्माइल, कर लिया स्माइल, चलो ठीक है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि फिजिकल पॉलिसी में जब सरकार अपनी खर्चे कम कर देगी ना तो ऑटोमेटिकली आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और बैलेंस हो जाएगी। सेकेंड है टैक्सेस बढ़ा दो। अब जब टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ा देगी ना तो आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। सरकार खूब सारा आपसे टैक्स ले लेगी तो आपके पास पैसा कम बचा रहेगा, यानी आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। आप कम सामान खरीद पाओगे, कम सामान खरीद पाओगे यानी ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड पहले से कम हो जाएगी। तो इस कुछ इन फिजिकल पॉलिसीज मेजर के थ्रू आप अपनी एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हो, यानी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब जरा आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। मुझे इधर एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं। ये कौन सी पॉलिसीज है? सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज हैं। 2 मेजर्स हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, हमें ना मनी सप्लाई को कम करना है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग खूब सारा डिमांड कर रहे हैं। तो मनी सप्लाई कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमी से मनी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इकोनॉमी से मनी अपने पास ले लोगे आप तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास कम पैसे बचेंगे, और कम पैसे बचेंगे तो कम डिमांड करेंगे। अब ये एब्जॉर्ब कैसे करोगे आप पैसे? सारे जो चीजें हैं महंगे कर दो, सब चीज महंगी कर दो, महंगे कर दोगे आप। बैंक रेट, रेपो रेट, सारा सब कुछ इतना महंगा कर दो कि ज्यादा उन लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़े या उनका पैसा आपके पास यानी आरबीआई के पास लॉक हो जाए। जब आरबीआई के पास सारा पैसा लॉक हो जाएगा तो आपके हाथ में बचेंगे पैसे कम, कम पैसे बचेंगे यानी ऑटोमेटिकली आप कम डिमांड करोगे और आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी एंड इक्विलिब्रियम लेवल फिर से स्टैब्लिश हो पाएगा। या कह सकते हो आप इक्विलिब्रियम लेवल तो देखो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस ये हैं कि आप ओवर एम्प्लॉयड लेवल पे काम कर रहे हो या अंडर एम्प्लॉयड पे। तो एक्सेस डिमांड वाली कौन सी कंडीशन है? ओवर एम्प्लॉयड वाली, ठीक है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी सप्लाई तो लिमिटेड है। तो आपने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सारी चीजें जब इंक्रीज कर दी तो उससे क्या है? बैंक रेट आपको पता है वो रेट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही वही चीज है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि बैंक रेट कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और रेपो रेट कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है। रीपर्चेज अग्रीमेंट कहाँ होता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बैंक रेट या रेपो रेट में से किन में से रीपर्चेज अग्रीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। फिर इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? अच्छा पहले इन दोनों का समझ लो। जब आपने इंक्रीज कर दिया है बैंक रेट, रेपो रेट, यानी कमर्शियल बैंक को लोन अब महंगे में मिल रहे हैं। अब कमर्शियल बैंक को लोन महंगे में मिलेंगे तो पब्लिक को भी बोलेगी कि हाँ भाई चलो तुम हमें ज्यादा इंटरेस्ट दो, यानी आप अगर लोन लेने जाओगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपके पास कम पैसे बचेंगे, या आप डिस्करेज हो जाओगे, बोलोगे भाई इतना महंगा लोन है हमें लोन लेना ही नहीं है, यानी मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो गई और एग्रीगेट डिमांड जो आपकी ज्यादा हो गई थी वो कम हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट आपने जब इंक्रीज किया यानी कमर्शियल बैंक जब अपना पैसा डिपॉजिट करती है ना, कमर्शियल बैंक जब अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करती है तो आरबीआई उसे कुछ इंटरेस्ट देती है। इसी इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। यानी जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि कमर्शियल बैंक ने अपना डिपॉजिट कराया हुआ है, वो इंटरेस्ट रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब आपने वो चीज हाई कर दी यानी कमर्शियल बैंक को आ जाएगा लालच, उनके जो आंखें है ना उसमें वो डॉलर वाला साइन दिखेगा, वो बोलेंगे कि भाई हमें इतना सारा इंटरेस्ट मिल रहा है सिर्फ डिपॉजिट कराने से, हम लोगों को क्यों उधार दें, चलो सारा पैसा हम डिपॉजिट करा देंगे आरबीआई के पास। यानी आरबीआई ने सारा पैसा अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया एक इंटरेस्ट देके।
ठीक है। इंटरेस्ट के लालच में कमर्शियल बैंक ने सारा पैसा आरबीआई को दे दिया, यानी इकोनॉमी का सारा पैसा आरबीआई के पास आ गया, मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया। मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड वाली प्रॉब्लम। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ना आपको फिर से जो आरबीआई आपकी लालच देती है, लालच ये देती है कि भाई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, खरीदोगे, खरीद लो, मैं बेचने के लिए रेडी हूँ। तो लोगों ने जब सिक्योरिटीज परचेज की तो सिक्योरिटीज फ्री में तो बेची नहीं होगी आरबीआई ने बोला होगा चलो पैसे निकालो। वो पैसे आपने निकाल के जब दिए तो आपके पास से पैसे हो गए खत्म। पैसे खत्म हो गए तो आपकी डिमांड जो है, या जो आपने सोचा था कि खूब सारा खर्च करोगे, वो आप नहीं कर पाओगे। इंक्रीज इन एलआरआर, आपको पता है लीगल रिजर्व रेशियोज कौन से होते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एंड एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर वो रेशियो है, वो रिजर्व है जो आपको आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का मेंटेन करके रखना पड़ता है। एसएलआर क्या है, वो रिजर्व जो आपको कमर्शियल बैंक्स यानी अपने पास उन्हें मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो जब वो चीजें इंक्रीज हो गई, यानी आपको ज्यादा रिजर्व में पैसा रखना पड़ेगा, आपके पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, कम पैसा लोन देने के लिए आपके पास बचेगा, यानी मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो गई। ये तो कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स थे, ये एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन में। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर दोगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वो डिफरेंस, वो मार्जिन यानी वो डिफरेंस जो आप लोन मांगते हो और एक्चुअल में आपको जो लोन मिलता है, जितना ज्यादा डिफरेंस आरबीआई क्रिएट करेगी, जितनी ज्यादा बोलेगी मार्जिन रखो, उतना ही आपको कम लोन मिलेगा। तो आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले इतना था, अभी आपने इंक्रीज कर दिया, यानी आपको कम से कम लोन मिलेगा। मार्जिन आपकी इंक्रीज हो गई, यानी आपको लोन जितना आपने मांगा है उससे कम लोन मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू और जो आपको लोन मिलेगा उसकी जो मार्जिन थी हमने इंक्रीज कर दी, जिस वजह से एक्चुअली लोन आपको कम मिला, लोन कम मिला, यानी मनी सप्लाई कम हो गई। मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, एक्सेस डिमांड वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। एडवाइस, आप बोलोगे सुनो भाई, आरबीआई कहेगी सुनो सुनो लेंडिंग नहीं करनी है आपको, नहीं दो, नहीं करो आप ये काम, यानी आप एडवाइस दे रहे हो लोगों को कि अब कम से कम उधार दो। क्रेडिट रेशनिंग भी एक तरीका है। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब हमने ये फिक्स कर दिया कि इन लोगों को कौन से सेक्टर्स को उधार देना है। एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को उधार दे सकते हो आप, सर्विस वालों को तो बिल्कुल नहीं देना है। यानी इस तरीके से भी हमने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ये कौन से तरीके हैं एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने की सॉल्यूशंस। फिर देखो मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, तो उन सबका चीज अपोजिट है। यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, लोग काम ही नहीं करना चाहते, सप्लाई खूब सारी बढ़ गई है, डिमांड नहीं है। यानी ये कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो डिमांड जनरेट करने के लिए लोगों के हाथों में देना होगा पैसा, यानी मनी सप्लाई इंक्रीज कराना होगा। मनी सप्लाई इंक्रीज कराने के लिए आरबीआई जितना पैसा एब्जॉर्ब की होती है वो कहती है ले जाओ भाई ले जाओ, चाहे वो गवर्नमेंट हो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई हो। तो आई होप वो चीज अगर क्लियर हो गई है तो ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी, कोई भी ऐसा डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, वैसे आप चाहो तो मैं इसे एक बार पढ़ना, ठीक है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो वाली क्लियर है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या यू कैन आस्क मी इन दी टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, एक्सेस डिमांड की कंडीशन में आरबीआई कौन सा मनी यूज करती है, डियर मनी पॉलिसी विच एम्स टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ गया आपका एक क्वेश्चन, डियर मनी पॉलिसी कब होती है? डियर मनी पॉलिसी कब होती है? जब आपका कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज करना होता है। यानी एक्सेस डिमांड के कंडीशन में, एक्सेस डिमांड की कंडीशन में आरबीआई कौन सी पॉलिसी यूज करती है? डियर मनी। डियर पैसा दे दो, डियर अपना पैसा दे दो, इस तरह याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है फ्लो ऑफ क्रेडिट, यानी मनी सप्लाई को कम करना चाहती है। लेकिन जब आरबीआई चीप मनी पॉलिसी यूज करती है, यानी कहती भाई ले जाओ, यानी डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में जब आप डिमांड कम करते हो या प्लान आपने कम किया है, उस टाइम में आपको क्या करना है? चीप मनी पॉलिसी याद रखना है। यानी आरबीआई कहती हम तुम्हें सस्ते में देते, आई गिव यू मनी एट चीप रेट्स। तो आरबीआई चीप रेट पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी को यूज करती है एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड कंडीशंस या डिफ्लेशनरी प्रेशर। ये देखो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ बेसिक डिफरेंस हैं, यू कैन हैव अ लुक। लास्ट टॉपिक आपके चैप्टर का है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इन 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में कैसे हो सकता है? देखो कुछ नहीं करना है। 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन होगा? मैम पहले कंज्यूमर तो होते हैं, ठीक है बिल्कुल, प्राइवेट फर्म्स भी होते हैं यानी इन्वेस्टमेंट भी। फिर 3 सेक्टर में थर्ड कौन आ गया? आपकी गवर्नमेंट। यानी जब गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी तब क्या होगा? आपका एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड वाली कंडीशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बताओ, ये चीजें आपको अभी नहीं देखना है, नहीं भी देखोगे चलेगा। मुझे ये बताओ, जब एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन है और ये सोच लो आपकी गवर्नमेंट भी है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट भी काम कर रही है और डिमांड इकोनॉमी में ज्यादा है, यानी एग्रीगेट डिमांड आपकी ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा है, जब आपकी एक्सेस डिमांड वाली प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट क्या करेगी? यानी बोलेगी सुनो भाई, सुनो मेरी बात,
हम ना अपनी एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। हम कहते हैं हम अपना जो खर्चा है ना तुम लोगों पे वो कम करेंगे। जब हम तुम लोगों पे खर्च कम करेंगे तो तुम्हारे पास पैसे कम आएंगे तो तुम डिमांड कम करोगे। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। और डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या है, डेफिशिएंट डिमांड के केस में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई डिमांड नहीं है, इतनी ज़्यादा सप्लाई है लेकिन डिमांड ही नहीं है, एक काम करते हैं हम लोगों पे खर्च करते हैं, हम लोगों पे खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग डिमांड करेंगे। यानी आप क्या बोलोगे, इंक्रीज कर देगी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी। बस इतना ही लिखा हुआ है और इतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम बनाने नहीं आने वाला एग्जाम में, और ना ही आपको डायग्राम अभी पढ़ना जरूरी है, बट स्टिल यू कैन हैव अ लुक कि देखो क्या क्या रेमेडीज है, ये कौन सी रेमेडी है। और ये भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो ये आपका था ADC+I, लेकिन जब गवर्नमेंट आ गई यानी गवर्नमेंट के भी कुछ खर्चे होंगे, गवर्नमेंट के भी कुछ रेवेन्यूज होंगे, ओवरऑल गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होगा, जिस वजह से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड की कर्व है वो थोड़ी सी ऊपर इधर जाके बनेगी। ठीक है, अब ये जो रेमेडीज है एक्सेस डिमांड और एक्सेस डेफिशिएंट डिप्लाई, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगी। तो जो रेमेडी डेफिशिएंट डिमांड को सॉल्व करने के लिए क्या होगी आप बताओ, डिमांड डेफिशिएंट है यानी लोगों ने कम डिमांड किया है। अब कम डिमांड किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोई बात नहीं बेबी आई एम हियर, है ना, ऐसे ही बोलेगी गवर्नमेंट। क्या बोलेगी गवर्नमेंट, अच्छा चलो ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप गवर्नमेंट नीड्स टू यूज इट्स फिजिकल मेजर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने की कोशिश की है। क्यों, क्योंकि डिफ्लेशनरी गैप को उसे खत्म करना है। डिफ्लेशनरी गैप किधर आता है, डेफिशिएंट डिमांड में, सिर्फ इतनी चीज याद रखनी थी। एंड एक्सेस डिमांड की कंडीशन में क्या होगा, एक्सेस डिमांड की कंडीशन में क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा, इन्फ्लेशनरी गैप इंक्रीज होगा, तो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देगी। क्लियर है, ओवरऑल यही था आपका चैप्टर नंबर कौन सा था ये, हाँ चैप्टर नंबर 9, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इससे आप डायरेक्टली अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एवरीबॉडी।